नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने मध्य प्रदेश में प्रमुख उत्सव या समारोह जो वर्ष 2021 में चर्चा में रहे उन्हें देखा था। अब आज की कक्षा में हम मध्य प्रदेश की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं जो वर्ष 2020 और 21 में चर्चा में रही उन्हें देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंतर्गत ये समझने का प्रयास करते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से इनका क्या महत्व है। तो हम देख लेते हैं कि विगत वर्षों में मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे वर्ष 2020 में प्रश्न पूछा गया कि आकांक्षा योजना किससे संबंधित है और विकल्प दिए गए। जैसे इसमें पहला विकल्प था कि अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से। तो यहाँ पर आकांक्षा योजना का उद्देश्य पूछा जा रहा है। अगली वर्ष 2019 में एक प्रश्न पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं की आर्थिक सहायता हेतु लागू मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि को वर्ष 2019 में बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में पूछा जा रहा है कि कितनी राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जा रही है। और आगे चलते हैं। वर्ष 2018 में एक प्रश्न पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। वर्ष 2018 में ही एक और प्रश्न पूछा गया कि तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन कौन सा है। ठीक है, और विकल्प दिए गए। और आगे चलते हैं। वर्ष 2018 में ही दो और प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है कि मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई। तो योजना का प्रारंभ वर्ष पूछ रहा है। वर्ष 2018 में एक और प्रश्न है कि एमपी इनक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी किस वर्ष से लागू की गई है। तो इसका लागू वर्ष पूछा जा रहा है इस योजना का। तो इस प्रकार से हमने इन प्रश्नों के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया कि मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं से विगत वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो एक तो योजना का या कल्याणकारी कार्यक्रम का उद्देश्य पूछा जा रहा है, उनका प्रारंभ वर्ष पूछा जा रहा है, किस क्षेत्र से संबंधित योजनाएं हैं ये पूछा जा रहा है। तो जब भी हम मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजनाएं पढ़ेंगे तो इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर ही पढ़ेंगे। अब हम इसका मुख्य परीक्षा में क्या महत्व है इसे देखने का प्रयास करते हैं। मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं से मुख्य परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इसे हम देखने का प्रयास करते हैं। तो हमारी मुख्य परीक्षा का सेकेंड पेपर और उसका पार्ट सेकेंड या पार्ट 2 उसमें इकाई 3 में अगर हम इस टॉपिक को देखें कि निम्नलिखित वर्गों से संबंधित सामाजिक मुद्दे एवं उनके कल्याणकारी कार्यक्रम, तो हमें मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं का औचित्य समझ में आएगा। तो यहाँ पर निःशक्त वर्ग, वृद्धजन, बालक, महिलाएं, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग और विस्थापित वर्गों से संबंधित मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार द्वारा जो योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनके संबंध में प्रश्न विगत वर्षों में भी पूछे गए हैं। तो इस दृष्टि से मुख्य परीक्षा में मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं का महत्व हो जाता है। तो जब भी हम इन्हें पढ़ेंगे तो इनको ध्यान में रखकर पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजनाएं। मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं को हमने मुख्य परीक्षा की दृष्टि से ही क्लासीफाई करने का प्रयास किया है। तो जैसे कि वहाँ पर महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित कल्याणकारी योजनाएं पूछी जाती हैं, जैसा कि अभी हमने देखा था यहाँ पर ये कि महिलाएं और बालिकाएं इनसे संबंधित कल्याणकारी कार्यक्रम, शिक्षा से संबंधित क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, वृद्धजनों से। तो इसी प्रकार से हमारा इन योजनाओं को लेकर वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित कौन कौन से कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार चला रही है। तो इसमें हम उन्हीं कार्यक्रमों को देख रहे हैं जो 2020 और 21 में चर्चा में रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं महिलाओं एवं बालिकाओं से संबंधित कार्यक्रम कौन कौन से मध्य प्रदेश शासन चला रही है। तो पहला है पंख अभियान। पंख अभियान राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर चलाया गया है और इसे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत ही चलाया जा रहा है। पंख का मतलब क्या है ये हमको समझना जरूरी है। पी का मतलब यहाँ पर प्रोटेक्शन सुरक्षा, ए अवेयरनेस जागरूकता, एन का मतलब है न्यूट्रिशन या पोषण, के का मतलब है नॉलेज या जानकारी और एच का मतलब है हेल्थ एंड हाइजीन स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। तो हमें यहाँ पर दो बातें प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखना है कि पंख अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत है और कब चलाया गया 24 अप्रैल राष्ट्रीय बालिका दिवस।
और जो मुख्य परीक्षा है उसमें तो हम पंख अभियान का जिक्र करेंगे ही जब भी हम महिलाओं से संबंधित कल्याणकारी कार्यक्रम लिखेंगे। और आगे चलते हैं। सेफ सिटी कार्यक्रम ये जनवरी 2021 में चलाया गया। इसका क्रियान्वयन 6 शहरों में किया गया, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा। क्या उद्देश्य है इसका कि प्रदेश में महिलाओं, बालक बालिकाओं पर विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर हिंसा और उत्पीड़न को रोकना। तो इस दृष्टि से यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। तो हमें ध्यान रखना है कि सेफ सिटी कार्यक्रम हिंसा और उत्पीड़न को रोकने संबंधी है, ये ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं। सम्मान अभियान। सम्मान अभियान जनवरी 2021 में चलाया गया, 11 से 26 जनवरी के बीच। इसका शुभंकर गुड्डी था। क्या उद्देश्य है सम्मान अभियान का? महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए समाज में सम्मानजनक अनुकूल वातावरण तैयार करना। तो इसे हमें ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं। सांस अभियान को देखते हैं। सांस अभियान को 5 फरवरी 2021 को चलाया गया। क्या उद्देश्य है इसका कि नवजात शिशुओं में निमोनिया से होने वाली मौतों को कम करना। ठीक है। सांस का फुल फॉर्म यहाँ पर बताया गया है कि सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इसका प्रारंभिक परीक्षा में क्या महत्व कि इसके फुल फॉर्म को पूछा जा सकता है, कब चलाया गया ये पूछा जा सकता है, और किससे संबंधित है। नवजात शिशुओं में निमोनिया से होने वाली मौतों को कम करना इसका उद्देश्य है और ये इसी से संबंधित है। और आगे चलते हैं। इसमें महिला पुलिस वॉलेंटियर योजना। क्या उद्देश्य है इसका कि महिला के प्रति हो रहे अपराध को रोकना। और इसमें क्या है कि इस योजना के अंतर्गत गांव में एक महिला वॉलेंटियर बनाई जाएगी जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध के संबंध में कार्यवाही में सहायता करेगी। तो हम देखते हैं कि महिला में जो घरेलू हिंसा है और भी कई तरह के अपराध या अत्याचार महिला के प्रति हो रहे हैं, तो उन्हीं अपराधों अत्याचारों को रोकने के लिए ये कार्यक्रम या योजना है। तो इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। तो इसके उद्देश्य को लेकर हमें थोड़ा दृष्टि ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं। अगली योजना है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। इसे आत्मनिर्भर लाडली का नाम दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना अप्रैल 2007 में चलाई गई थी, जिसका उद्देश्य था कि समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक अवधारणा का विकास किया जाए। और इसी दृष्टिकोण में इसका उन्नत संस्करण है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। इस योजना में जो पंजीकृत बालिकाएं हैं उन्हें 12वीं कक्षा के बाद आगे की शिक्षा या व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहन स्वरूप 25,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 है उसे आत्मनिर्भर लाडली का नाम दिया गया है और यहाँ पर प्रोत्साहन राशि 25,000 रुपये है, ये हमें ध्यान रखना है। और ये 12वीं कक्षा के बाद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और आगे चलते हैं। गो ब्लू अभियान के बारे में चर्चा करते हैं। इसे बाल दिवस 14 नवंबर 2021 को आयोजित किया गया। इसमें बाल दिवस के अवसर पर प्रदेश के महत्वपूर्ण जो पर्यटन स्थल हैं और संरक्षित स्मारक हैं वहां पर यूनिसेफ के गो ब्लू अभियान के अंतर्गत ब्लू लाइटिंग से रोशन किया गया। ये ब्लू लाइटिंग से रोशन करने का क्या उद्देश्य था कि बाल अधिकारों का प्रदर्शन करना, बाल अधिकारों को प्रसारित करना, ठीक है, जनता के बीच जागरूकता बढ़ाना। तो हमें ये गो ब्लू अभियान के बारे में ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं। लॉन्च पैड स्कीम। लॉन्च पैड स्कीम का उद्देश्य क्या है कि जो देखभाल संस्थान है, हो सकता है कोई एनजीओ हो, कोई बाल आश्रम हो, ठीक है, तो वहाँ से बाहर निकले 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये स्कीम चलाई गई है, लॉन्च पैड स्कीम। हमें ध्यान रखना है कि ये देखभाल संस्थान से जो बाहर निकले 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं उनके लिए है। और आगे चलते हैं। जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए है और ये कोविड-19 जब लॉकडाउन चल रहा था उस समय ये चलाया गया था। उद्देश्य क्या था कि शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जाए। कैसे उनको रोजगार मिलेगा कि शहरी क्षेत्र की महिलाएं घर पर ही मास्क बनाएंगी और सरकार उन्हें भुगतान करेगी। तो इसे हमें ध्यान रखना है, जीवन शक्ति योजना। अगला है दीदी वाहन सेवा अभियान। ये झाबुआ के आदिवासी क्षेत्रों में चलाया गया। उद्देश्य था सुरक्षित प्रसव हेतु निःशुल्क सेवा। हमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि दीदी वाहन सेवा झाबुआ जिले से संबंधित है, आदिवासी क्षेत्रों में चलाई गई और किस लिए चलाई गई, ताकि सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा दिया जा सके, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जा सके। और आगे चलते हैं। अब हम उन
मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं को देख लेते हैं जो कृषि क्षेत्र, ग्रामीण विकास और गरीब कल्याण से संबंधित है। तो इसमें सबसे पहली योजना है मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना। इसको पृथ्वीपुर निमाड़ी जिला से प्रारंभ किया गया 11 नवंबर 2021। तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्रारंभ दिनांक क्या है, वर्ष क्या है और कहाँ से प्रारंभ की गई। क्या उद्देश्य है इसका कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवार हैं या भूमिहीन हैं उन्हें फ्री में प्लाट देना, अर्थात आबादी भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर हमें जो उद्देश्य समझ में आता है कि जिनके पास घर नहीं है उनको आवास दिलाने की बात चल रही है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री आवासीय यानी आवास दिलाने की बात, तो हमें ये ध्यान रखना है। इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ? निमाड़ी जिला से। और आगे चलते हैं, समाधान योजना है। समाधान योजना का उद्देश्य क्या है कि निम्न घरेलू आय जो उपभोक्ता हैं उनको बिजली बिल भुगतान में आ रही कठिनाइयों के समाधान से संबंधित है योजना। तो हमें बस ध्यान रखना है कि समाधान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है, तो बिजली बिल भुगतान से संबंधित है। और किन क्षेत्रों को समाहित करती है? जो निम्न घरेलू आय उपभोक्ता वाले हैं। और आगे चलते हैं, बंडोल समूह जल प्रदाय योजना। क्या है ये योजना? सिवनी जिले के जो लोग हैं उनको नल कनेक्शन से पेयजल उपलब्ध कराना। नल कनेक्शन से पेयजल उपलब्ध कराने से संबंधित है ये बंडोल समूह जल प्रदाय योजना। कहाँ से जल उपलब्ध कराया जाएगा? संजय सरोवर बांध से। ठीक है, और आगे चलते हैं। इसमें अगला जो अभियान है जलाभिषेक अभियान है। ये जल संरक्षण हेतु सिंचाई में जल संरक्षण को वरीयता दी जानी चाहिए, इससे संबंधित है। बस इतना ही ध्यान रखना है। मिशन अर्थ कार्यक्रम। मिशन अर्थ कार्यक्रम का उद्देश्य है कि दुग्ध उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना, और एक और इसमें उद्देश्य है कि सामुदायिक गौशालाओं का शिलान्यास करना। ठीक है, इनके उद्देश्यों में है मिशन अर्थ कार्यक्रम, तो हमें इनके उद्देश्य को ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। क्या उद्देश्य है राष्ट्रीय गोकुल मिशन का? कि दुग्ध उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना, स्वदेशी गायों का संरक्षण करना, प्रजनन क्षमता बढ़ाना स्वदेशी गायों की। ठीक है, तो इसमें जो अभी ये कंटेक्स्ट है वो महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने राष्ट्रीय गोकुल मिशन की चर्चा की है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत जो अत्याधुनिक सेक्स सॉर्टेड सीमन प्रोडक्शन प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है, वो कहाँ? भोपाल में किया गया है। तो हमें ध्यान रखना कि अगर पूछा जाएगा कि सेक्स सॉर्टेड सीमेन प्रोडक्शन प्रयोगशाला अभी हाल ही में कहाँ, मध्य प्रदेश के किस शहर में या किस जिले में इसका शुभारंभ किया गया है, तो वो भोपाल है। ये देश की दूसरी बड़ी प्रयोगशाला है। पहली कहाँ पर है? ऋषिकेश उत्तराखंड में। तो हमें ये तथ्य ध्यान रखना है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के संदर्भ में। और आगे चलते हैं, अगला है मिशन ग्रामोदय कार्यक्रम जो मार्च 2021 में चलाया गया। क्या उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की सुविधा उपलब्ध कराना, बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना। नाम ही है ग्रामोदय, ग्राम का उदय, तो आवास और बुनियादी सुविधाओं से संबंधित है। और आगे चलते हैं, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, ये नवंबर 2021 में चलाई गई। और ये उद्यम क्रांति योजना किन वर्गों से संबंधित है? युवाओं के 18 से 40 वर्ग को समाहित करती है और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है, जिनकी योग्यता न्यूनतम 12वीं पास होनी चाहिए। और आगे चलते हैं, स्वरोजगार का मतलब है यहाँ पर निर्माण इकाई की स्थापना होगी और 1 से 50 लाख तक इस योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। और ये जो ऋण होंगे सेवा इकाई और खुदरा व्यवसाय हेतु होंगे। इनकी जो ब्याज होगी हम इसमें देख लेते हैं कि 3% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान यहाँ पर उपलब्ध होंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है वो युवाओं के 18 से 40 आयु के वर्ग को समाहित करती है, स्वरोजगार से संबंधित है। यहाँ पर योग्यता भी ध्यान रखना, न्यूनतम 12वीं पास। और किस लिए आपको ऋण मिलेगा? पहली बात तो यह है कि 1 से 50 लाख तक ऋण मिलेंगे, सेवा इकाई और खुदरा व्यवसाय के लिए ऋण मिलेंगे, और ब्याज अनुदान 3% का होगा। तो हमें ये बातें ध्यान रखनी है। और आगे चलते हैं, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, इसे संबल योजना भी कहा जा रहा है। ये वर्ष 2018 की योजना है, लेकिन इसे मई 2020 में फिर से प्रारंभ किया गया। क्या उद्देश्य है? ये संबल योजना असंगठित श्रमिकों को लाभान्वित करने से संबंधित है। अब कैसे? असंगठित श्रमिक जो इन शर्तों को पूरा करें कि 1 हेक्टेयर से कम भूमि धारक हों, आयकर दाता ना हो, शासकीय सेवा में ना हो, तो इस प्रकार के जो असंगठित श्रमिक हैं उनके लिए संबल योजना प्रारंभ की जा रही है। और आगे चलते हैं, इसमें
अगली योजना है ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना। जुलाई 2020 में इसे चलाया गया था। क्या उद्देश्य इसका कि प्रवासी मजदूरों के लिए जो लॉकडाउन के दौरान वापस अपने गृह राज्य लौट आए हैं उनके लिए है स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना। क्या किया जाएगा, 10,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा बिना ब्याज के 1 वर्ष के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार की योजना, थोड़ा हमें इस बारे में जानते रहना है। और आगे चलते हैं, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, ये सितंबर 2020 में चलाई गई है। ये पीएम किसान सम्मान निधि के तर्ज पर है। ये राज्य सरकार द्वारा, हम जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि ये केंद्र स्तर पर है और ये राज्य स्तर पर है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। पीएम किसान सम्मान में 6,000 रुपये मिलते हैं 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में, लेकिन यहाँ पर 4,000 रुपये मिलते हैं 2,000 की 2 किस्त में। ये ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं, अगली योजना है अन्नदायी सर्जे अभियान। ये आदिवासियों व किसानों को उनकी उपज का वाजिब लाभ दिलाने हेतु ये अभियान चलाया गया, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं, साथी परियोजना के बारे में जान लेते हैं। साथी परियोजना, मध्य प्रदेश साथी परियोजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, तो इस दृष्टि से यह योजना महत्वपूर्ण हो जाती है। साथी का मतलब क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू हॉलिस्टिक इंटीग्रेशन। क्या उद्देश्य है, किसानों की आय को दोगुना करने में सहायक होगी, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के स्वप्न को पूरा करने में सहायक होगी। साथी परियोजना के 5 घटक हैं, साथी कृषक समूह, साथी प्रसंस्करण केंद्र, साथी उद्योग, साथी बाजार, कॉमन फैसिलिटी सेंटर। तो हमें ध्यान रखना है कि साथी परियोजना कृषि क्षेत्र से संबंधित है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से संबंधित है ना। ये उद्देश्य हमको ध्यान रखना है कि किसान की आय को दोगुना करने में है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, और ये 5 घटकों को ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं इसमें, अब हम शिक्षा के क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजना है उन्हें देख लेते हैं। पहली योजना इसमें नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो अगस्त 2021 में चलाया गया। क्या उद्देश्य था, निरक्षरों को बुनियादी एवं कार्यात्मक साक्षरता उपलब्ध कराना। यहाँ पर 15 वर्ष से अधिक आयु के निरक्षरों को शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत निरक्षर जो कि 15 से अधिक आयु के हैं उनको साक्षर करने में जिन संस्थाओं या व्यक्तियों का सहयोग लिया जाएगा उन्हें अक्षर साथी कहा जाएगा। तो ध्यान रखना कि अक्षर साथी के बारे में पूछा जा सकता है और इसमें पूछा जा सकता है कि निरक्षर किस आयु के वर्ग को यहाँ पर माना जा रहा है। और आगे चलते हैं, इसमें सीएम राइज योजना के बारे में जान लेते हैं। सीएम राइज योजना का उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना। इस योजना के तहत सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होंगे और सरकारी स्कूलों को केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है इसका उद्देश्य। और आगे चलते हैं, एक और है तथ्य इसमें कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में श्रमोदय आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा और ये प्रदेश का 5वां श्रमोदय आवासीय विद्यालय होगा। सबसे पहले हम इसमें ये जान लेते हैं कि श्रमोदय आवासीय विद्यालय का क्या मतलब है। तो श्रमोदय आवासीय विद्यालय का मतलब है कि इन विद्यालयों में पंजीकृत निर्माण श्रमिक के बच्चे पढ़ाई करते हैं 6 से 12 तक और उनको उच्च गुणवत्ता युक्त निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। जैसा कि हमने बताया कि यह पन्ना जिले में प्रदेश का 5वां श्रमोदय आवासीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा और पहले 4 कहाँ हैं, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर में। तो इस दृष्टि से ये इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण है। और आगे चलते हैं, इसमें एक और फैक्ट है कि वीरपुत्र महाराणा प्रताप शोध पीठ की स्थापना BR अम्बेडकर सामाजिक विश्वविद्यालय महू में की जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि वीरपुत्र महाराणा प्रताप शोध पीठ कहाँ स्थापित किया जाने वाला है। और आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश के सभी बालक एवं बालिका आवासीय छात्रावास का नाम क्या कर दिया गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालक या बालिका छात्रावास। तो यहाँ पर छात्रावासों के नाम को बदला गया है। तो ये ध्यान रखना है कि अब सभी छात्रावास नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाने जाएंगे। और आगे जान लेते हैं, एक तथ्य है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला जो मध्य प्रदेश है देश का दूसरा राज्य है। ये ध्यान रखना है, पहला राज्य कर्नाटक है। और आगे चलते हैं, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदल के क्या कर दिया गया, राजा शंकर शाह के नाम पर, यानी राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय। तो ये ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालयों के कुलपति को अब कुलगुरु के नाम से पुकारा जाएगा और इसकी शुरुआत विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से कर दी गई।
तो इस प्रकार से हमने शिक्षा के क्षेत्र में जो भी नए योजनाएं या कार्यक्रम चलाए गए उन्हें हमने देखा। और अब हम आगे चलते हैं। अब हम निःशक्त वर्गों से संबंधित कल्याणकारी योजनाएं देख लेते हैं। जैसे है अभियान दीनबंधु, ये 2020-21 में ही चलाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? पहली बात तो इसमें ध्यान रखना है कि ये इंदौर संभाग का अभियान है, और दूसरा जो हमें ध्यान रखना है कि ये फुटपाथ पर रहने वाले लोगों और भिक्षावृत्ति में संलग्न लोगों के पुनर्वास से संबंधित अभियान है। तो दो बातें हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना, ये फरवरी 2021 में चलाई गई। क्या उद्देश्य है इसका? असहाय बुजुर्गों जो 65 से अधिक आयु के हैं और दिव्यांग व्यक्तियों को घर तक खाद्यान्न आपूर्ति करना। खाद्यान्न आपूर्ति यहाँ पर उचित मूल्य की दुकान से जो खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है उससे संबंधित है। ग्वालियर जिले की ये पहल है, इसे पूरे प्रदेश में लागू करने की बात कही जा रही है। तो हमें ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का उद्देश्य क्या है। ये असहाय बुजुर्ग और दिव्यांगों को घर तक खाद्यान्न आपूर्ति करके आशीर्वाद लेने की बात कर रहा है। तो आगे चलते हैं। अब हम स्वास्थ्य संबंधी मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजनाएं या कार्यक्रम देख लेते हैं जो वर्ष 2020-21 में चर्चा में रहे। जैसे पहली योजना है वैद्य आपके द्वार योजना, ये मई 2021 में चलाई गई। इसका उद्देश्य था कि कोविड-19 में जब महामारी का दौर चल रहा था तो आप बाहर जाके चिकित्सा नहीं ले सकते थे। हो सकता है कि इस स्थिति में आपको तनाव हो और भी कई चीज़ें इसमें शामिल हो सकती हैं। तो इसी को दृष्टिगत करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने वैद्य आपके द्वार योजना चलाया। एक तरह का ये टेलीमेडिसिन है, जिसमें आप डॉक्टरी सलाह के द्वारा अपनी जो भी जानकारी है उसे ग्रहण कर सकते हैं। तो इसका उद्देश्य था कि मोबाइल ऐप आयुष क्योर के माध्यम से लोगों को घर बैठे आयुष चिकित्सक सेवाएं उपलब्ध कराना। तो हमें वैद्य आपके द्वार योजना को ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं। डेंगू से जंग जनता के संग अभियान, ये भोपाल से इसको चलाया गया और इसका उद्देश्य ये था कि डेंगू से निपटने में आम लोगों की भागीदारी बढ़ाना। नाम ही है डेंगू से जंग जनता के संग, तो लोगों की भागीदारी का आह्वान किया जा रहा है इसमें। और आगे चलते हैं। टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान, ये मार्च 2021 में चलाया गया और इसमें ग्रामीण स्तर पर आशा, एएनएम, स्वास्थ्य विभाग द्वारा मैदानी स्तर पर टीबी के नए मरीजों को खोजना, परीक्षण और उपचार करना सम्मिलित है। तो हमें ये ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं। अगली योजना है जीवन अमृत योजना, 28 अप्रैल 2020 को चलाई गई। क्या उद्देश्य था? प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाना, और इसमें त्रिकुट चूर्ण के पैकेट भी वितरित किए गए। और आगे चलते हैं। इसमें देवारण्य योजना है, जुलाई 2021 में चलाई गई है और इसका उद्देश्य है कि आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देना, प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार एवं आजीविका को बढ़ावा देना। अब जनजातीय क्षेत्रों में आयुर्वेद की जो दवा है उनका बनाया जाना होता है, तो उनको रोजगार देना, उनकी आजीविका को प्रोत्साहित करना भी इस योजना में सम्मिलित किया गया है कि जब हम आयुर्वेद से बनी जो दवाएं हैं उनका प्रयोग करेंगे तो इनको प्रोत्साहन मिलेगा। और आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि कोरोना से संबंधित कौन कौन से अभियान या कार्यक्रम विगत वर्षों में चलाए गए जो 2020-21 में चर्चा में रहे। जैसे मरीज मित्र योजना, इसमें कोरोना की तीसरी लहर से निपटने हेतु अस्पतालों में ये चलाया गया और इसमें एनजीओ और भी अन्य संस्थाओं के, सिविल सोसाइटी के जो सदस्य हैं उनको मरीज मित्र के रूप में चयनित किया गया। और आगे चलते हैं। मैं कोरोना वॉलंटियर अभियान भी चलाया गया। तो वॉलंटियर का मतलब ये है कि जो कोरोना से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उस समय उसमें सहयोग करने वाला, ठीक है, उस दौर में जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई उसमें वॉलंटियर के रूप में कार्य करने वाला। और अगली योजना है कि मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। तो योद्धा किसे कहा जा रहा है? यहाँ पर कोरोना वॉरियर्स को कहा जा रहा है। जैसे जो कोरोना महामारी के दौर में लगातार लगे हुए हैं, ठीक है, उनके लिए से डॉक्टर हो सकते हैं, पुलिस हो सकता है, कोई भी स्टाफ हो सकता है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हो सकते हैं। तो इस योजना के तहत उन्हें 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता की बात कही गई है अगर उनकी दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है या कुछ भी क्षति होती है तो। अगला कार्यक्रम है योग से निरोग कार्यक्रम। इसे होम आइसोलेशन में अपनाए जाने की बात कही गई कि आप योग को
अपने व्यवहार में लाएं। और आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना। इसमें अनुकंपा नियुक्ति का मतलब यह है कि अगर कोविड-19 से किसी भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके किसी परिवार के सदस्य को जो नियुक्ति होगी वो फास्ट ट्रैक मोड में नियुक्ति कराई जाएगी। ठीक है। मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना, इसमें भी 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की बात की गई है। अगर कोविड-19 या महामारी से किसी भी कर्मचारी को क्षति होती है तो हमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि विशेष अनुग्रह में 5 लाख रुपए सहायता राशि पूछी जा सकती है। ठीक है। एक किल कोरोना अभियान चलाया गया जो कोरोना नियंत्रण और स्वास्थ्य जागरूकता से संबंधित था। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना। बाल कल्याण योजना का मतलब है कि अगर कोरोना महामारी से अभिभावक की मृत्यु हो जाती है तो उनके जो संतान हैं या बच्चे हैं उनको 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी और ये पेंशन 21 वर्ष की आयु तक होगी। और आगे चलते हैं। कोविड-19 उपचार एवं प्रबंधन योजना, ये कार्यक्रम भी चलाया गया। इसका उद्देश्य था स्वास्थ्य अधोसंरचना का उन्नयन करना, मानव संसाधन का प्रबंधन करना, कोविड-19 के जो मरीज हैं, ठीक है, उनका निःशुल्क उपचार करना। तो इसके अंतर्गत शामिल था। एक अभियान चलाया गया रोको टोको अभियान, ये मास्क ना लगाने पर यह अभियान चलाया गया। तो हमने देखा कि किस प्रकार से कोविड-19 में जो महामारी का दौर था उस समय सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई। तो बस इनका नाम ध्यान रखना है और थोड़ा उनके बारे में एक समझ बना के रखनी है बस। और आगे चलते हैं। इसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही अगला कार्यक्रम है सिकल सेल उन्मूलन मिशन। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को ये प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री आए थे। प्रधानमंत्री ने ही सिकल सेल उन्मूलन मिशन का उद्घाटन किया। जनजाति समुदाय में सिकल सेल रोग पर नियंत्रण हेतु यह मिशन चलाया गया है। अब सिकल सेल रोग का संबंध जान लेते हैं कि यह एक आनुवांशिक रोग है जिसमें रोगी को लाल रक्त कोशिकाओं में विकार के कारण एनीमिया हो जाता है। तो बस इसमें ध्यान रखना है। इसमें क्या पूछा जा सकता है कि सिकल सेल उन्मूलन मिशन कब प्रारंभ किया गया। तो हमको ध्यान रखना है कि बिरसा मुंडा की जयंती जो 15 नवंबर है और जिसे भारत सरकार ने कहा है कि हम जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाएंगे, तो उस समय चालू किया गया। क्या किस क्षेत्र में था, तो जनजाति समुदाय में सिकल सेल रोग पर नियंत्रण के लिए ये मिशन चलाया गया। तो ये सब थोड़ा जानकारी हमें रहनी चाहिए। अगली बात है कि इंदौर में प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर निर्मित किया गया और इसका नाम है देवी अहिल्याबाई कोविड केयर सेंटर। तो ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना है। एक और अभियान जो चर्चा में रहा, चिरंजीवी अभियान। चिरंजीवी अभियान का उद्देश्य है मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर को कम करना, गर्भवती महिलाओं में जो उच्च खतरे हैं उसकी पहचान करना, खून की कमी दूर करने के प्रयास करना, बच्चों में 100% टीकाकरण, इन सब लक्ष्यों को यह अभियान अपने आप में समाहित करता है। तो इस प्रकार से हमने स्वास्थ्य क्षेत्र में जो भी वर्ष 2020-21 में योजनाएं चर्चा में रहीं उन्हें देखा। अब हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अन्य महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों में सबसे पहला है ऊर्जा साक्षरता अभियान, जिसे ऊर्जा भी कहा जाता है। इसे नवंबर 2021 में चलाया गया और इसका उद्देश्य था ऊर्जा संरक्षण की जागरूकता फैलाना। बस इतना ही ध्यान रखना है। ऊर्जा के बारे में पूछा जा सकता है तो हमें ध्यान रखना है ये ऊर्जा संरक्षण जागरूकता से संबंधित है। और आगे चलते हैं। राशन आपके ग्राम योजना, ये नवंबर 2021 में चलाई गई। क्या उद्देश्य था कि उचित मूल्य की दुकानों से वितरित किए जाने वाली जो राशन सामग्री है वाहनों द्वारा जनजातीय वर्ग के उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाएगी। तो बस ये ध्यान रखना है कि राशन आपके ग्राम ये जनजातीय वर्ग से संबंधित है, ये ध्यान रखना। और वाहनों द्वारा जो खाद्यान्न सामग्री है उसको घर तक पहुँचाया जाएगा। और आगे चलते हैं। मैं भी डिजिटल अभियान, क्या उद्देश्य है मैं भी डिजिटल? स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान प्राप्त करने में सक्षम बनाना। अब ये डिजिटल भुगतान करेंगे भी और प्राप्त भी करेंगे, यानी उपभोक्ता से प्राप्त करेंगे और थोक विक्रेता को डिजिटल भुगतान करेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है, स्ट्रीट वेंडर्स से संबंधित है। और आगे चलते हैं, इसी में समझते हैं कि यहाँ ऐसे स्ट्रीट वेंडर लाभार्थी हैं जो पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपये का ऋण प्राप्त किया। तो ये एक शर्त भी है, इसे हमें ध्यान रखना है कि जो पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थी हैं उनके लिए ही ये अभियान है मैं भी डिजिटल अभियान। तो इस संबंध में इन्हें जागरूक किया जाएगा, सक्षम बनाया जाएगा कि वो डिजिटल भुगतान कर सकें। और आगे चलते हैं।
मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक अभियान चलाया गया, नो मास्क नो मूवमेंट। तो ये हमें ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि नो मास्क नो मूवमेंट अभियान किस के द्वारा चलाया गया। और आगे चलते हैं, आपकी सरकार आपके साथ अभियान चलाया गया। ये सुशासन की दिशा में एक पहल है, तो इसे हम गवर्नेंस के क्षेत्र में लेंगे। क्या उद्देश्य है? हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों को दिलाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, और आगे चलते हैं। अगला है राजस्व सेवा एवं ग्राम सेवा अभियान। इसमें क्या क्या है? किसानों के जो राजस्व प्रकरण लंबित हैं उन्हें अभियान चलाकर निराकरण करना। इसमें पटवारी घर घर जाकर राजस्व प्रकरणों को लेकर आए और उन्हें तीव्रता से उनका समाधान किया। और आगे चलते हैं, इसमें कस्टम प्रोसेसिंग योजना जो 2 जुलाई 2021 में चलाई गई। इसमें उद्देश्य था कि बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर खोलने के लिए ऋण पर सब्सिडी दी जाएगी। ऋण कितना मिलेगा? 10 लाख से 25 लाख के बीच। ठीक है, तो उसमें उन्हें ऋण सब्सिडी दी जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि बेरोजगार ग्रामीण युवाओं के लिए है, ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। और आगे चलते हैं, अंकुर कार्यक्रम है। जैसा कि नाम ही है अंकुर, तो कहीं ना कहीं से ये पर्यावरण से संबंधित है। तो नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने पर सम्मानित किया जाएगा। प्राणवायु पुरस्कार दिए जाएंगे। और एक ऐप बनाया गया है वायुद्वीप ऐप, वहाँ पर जब लोग तस्वीर भेजेंगे तो उसी आधार पर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और ये कब चलाया गया? 5 जून 2021 को। तो ये ध्यान रखना है। विद्युत प्रहरी योजना है जो अगस्त 2021 में चलाई गई। क्या उद्देश्य है? कि विद्युत वितरण व्यवस्था में सुधार करना। मुख्यतः ये विद्युत चोरी रोकने के लिए ये योजना चलाई गई है, विद्युत प्रहरी योजना, जिससे राजस्व में बढ़ोतरी भी होगी और इसी के प्रयास सरकार कर रही है। और आगे चलते हैं, विजन जीरो योजना अगस्त 2021 में चलाया गया। क्या उद्देश्य था? कि मध्य प्रदेश में जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उनको कम करना या रोकना। इसमें घायलों की जान बचाने के लिए सुरक्षित परिवहन प्रणाली को विकसित करने की भी बात कही जा रही है। तो हमको ध्यान रखना है कि विजन जीरो का संबंध सड़क दुर्घटनाओं को रोकने से है। और आगे चलते हैं, भामाशाह योजना का संबंध किससे है? कि मध्य प्रदेश में जो ईमानदार टैक्स पेयर्स हैं उनको सम्मानित करना, ताकि और भी टैक्स पेयर प्रोत्साहित हों और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भरा जाए। ठीक है, टैक्स की चोरी ना हो सके। और आगे चलते हैं, FIR आपके द्वार योजना, ये MP पुलिस का अभिनव प्रयोग है। इसके अंतर्गत जैसे ही शिकायत प्राप्त होगी तो डायल 100 शिकायतकर्ता के घर जाएगा और प्राथमिकी दर्ज करेगा। और आगे चलते हैं, इसमें शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का संबंध किससे है? मिलावटखोरी से है। तो मिलावट रहित खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, इसी दिशा में सरकार का प्रयास है। और आगे चलते हैं, एक जिला एक उत्पाद योजना। तो इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के संदर्भ में इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों के विशिष्ट उत्पादों का चयन किया गया है और जिले के मुख्य कृषि उत्पाद ही जिले की पहचान बने हैं। जैसे जबलपुर में मटर को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत, पन्ना में आंवला को, नरसिंहपुर के लिए तुअर दाल को चयनित किया गया है, रतलाम के लिए रतलामी नमकीन का चयन किया गया है, मंडला के लिए कोदो कुटकी, धार के लिए बाघ प्रिंट, बड़वानी के लिए अदरक, इंदौर के लिए आलू उत्पाद का चयन किया गया। ऐसे ही बुरहानपुर के लिए केला, छतरपुर के लिए लकड़ी फर्नीचर। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अभी हम आगे इसमें एक मैप भी दे देंगे जो मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग ने जारी किया है, तो उसे पढ़ लेना है कि किस जिले से किस उत्पाद का चयन किया गया। परीक्षा में हो सकता है इससे एक प्रश्न पूछा जाए। और आगे चलते हैं, अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे पहला है कि प्रदेश में हर महीने की 7 तारीख को अन्न उत्सव मनाया जा रहा है। और ये कब से मनाया जा रहा है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत इसे मनाया जा रहा है। तो ध्यान रखना है 7 तारीख अन्न उत्सव। और आगे चलते हैं, बाल स्वराज पोर्टल एक बनाया गया है जो मध्य प्रदेश में कोविड-19 के दौरान अनाथ हुए बच्चों की निगरानी हेतु समर्पित है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत इसकी निगरानी करेगा। ठीक है, तो बाल स्वराज पोर्टल के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। और आगे चलते हैं, फैक्ट चेक पोर्टल बनाया गया। ये PIB फैक्ट चेक की तरह ही है, मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग का फैक्ट चेक पोर्टल है। ये आम जनों को भ्रामक खबरों और अफवाहों की वस्तु स्थिति की जानकारी देगा। ठीक है, कि कौन सी जानकारी उपयोगी है और कौन सी भ्रामक है और कौन सी गलत सूचना प्रसारित की जा रही है। और आगे चलते हैं,
रतौना सागर जिला मध्य प्रदेश का पहला गांव है जहां राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत पहला पशु प्रजनन व कृषक एवं गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया। तो हमें ध्यान रखना है रतौना गांव जो कि सागर जिले का है, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, मध्य प्रदेश का पहला पशु प्रजनन व कृषक एवं गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने इस लेक्चर में मध्य प्रदेश की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं एवं कार्यक्रमों को देखा। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।